हेलो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आर के सिंह यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं अपने तीसरे लेक्चर में सिम्पसन के नियम से दी हुई आकृति का आयतन ज्ञात करने के बारे में बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे अभी ये मैंने क्षेत्रफल ज्ञात किया तो, और यहाँ पे अब मैं आयतन ज्ञात करने की बात बोल रहा हूँ। तो क्षेत्रफल आयतन, जबकि आयतन अगर ज्ञात करना है तो यक्स और वाई का जो यक्स का मान जो होगा वो तो जो तो रहेगा, लेकिन वाई का जो मान दिया रहेगा वो क्षेत्रफल के रूप में दिया रहेगा। इसके पहले क्या था, यक्स का मान अपना अलग दिया रहता था, अंतराल था, और वाई की मान जो कोटियाँ रहती थी वो खुद मीटर या सेंटीमीटर में रहती थी या ऐसी कोई इकाई नहीं होती थी। तब हम क्षेत्रफल निकालते थे। जैसे होता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयतन में क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब कि आयतन में लंबाई गुणे क्षेत्रफल में अगर लंबाई चौड़ाई है, अगर किसी घन का क्षेत्रफल अगर आपको पता है और उसका आयतन अगर निकालना है तो उसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वहाँ से सारी प्रोसेस हमारे वही होंगे, सिम्पसन्स का वही रूल हमें अपनाना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे चूँकि पहले से ही कोटियों की लंबाई क्षेत्रफल दिया रहेगा तो जो आंसर आएगा हमारा वो आयतन में आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, सारे चीज़ें वही हैं। बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का कन्फ्यूज कर दिया था। यहाँ जहाँ पे y1 y2 y3 होता था वहाँ पे हम, हालांकि पहले क्वेश्चन में मैं y1 y2 y3 ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ कि उसमें क्षेत्रफल चूँकि a दिया है तो y1 बराबर a1, y2 बराबर a2, y3 बराबर a3, क्योंकि a1 a2 a3 क्षेत्रफल को डिनोट करेगा। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि एक पेड़ के सिरों से यक्स दूरी पर नापे गए प्रच्छेदों के क्षेत्रफल निम्न सारणी में दिए गए हैं। सिम्पसन के नियम से पेड़ का आयतन ज्ञात करना है। मतलब कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल के रूप में दिया हुआ है। तो जैसे क्षेत्रफल रूप में दिया है तो क्या मिलेगा, हमको आयतन मिलेगा। कोई बात नहीं, अब जो दिया हुआ है हमने पहले लिख लिया, यक्स समान 10 20 30 40 50, 10 30 50 20 20 का अंतर है, और अंत में 170 है। ठीक, और ए मतलब यहाँ पे वाई नहीं ए है, ये मतलब क्या, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल दिया गया है 120 123 129 131 131 135 142 156 177, तो पहले हम लेते थे इसको y1 y2 y3 y4 y5 में लेते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्षेत्रफल के रूप में दिया गया, एक रूप में दिया गया है, तो y1 की जगह हम a1 लिख सकते हैं, y2 की जगह a2 लिख सकते हैं, इसी तरह से y8 की जगह a8 लिख सकते हैं, y9 की जगह y9 लिख सकते हैं। ठीक, अब आइए हम देखते हैं प्रथम कोट a1 का जो अंतराल हमारा s के रूप में a बराबर कितना है 10 और b बराबर कितना है 170। चलिए, मेरा एक काम हो गया, a का मान 10, b का मान 70। अब चूंकि यहाँ पे कुल कोटियाँ कितनी हैं, y9 या a9 9 है, तो पट्टियाँ यानी n कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मुझे ये भी पता चल गया। और हमें क्या निकालना है, वही दूरी h, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं h बराबर b माइनस a अपान n। 170 माइनस 10/8, इसका मतलब कि 160/8 कितना आ गया h का मान 20। अब हमें देखिए तीन चीज़ें पता चल गई, a का मान पता चला, b का मान, उस n का मान, उन तीनों मानों से हमें h का मान निकल गया। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, प्रथम कोट की लंबाई और अंतिम कोट की लंबाई मतलब f और l। तो जो f का मान फर्स्ट टर्म y1 है, y1 की जगह y1 मतलब यहाँ पे a1 होगा, तो a1 का मान कितना 120, मतलब f का मान 120, और l मतलब लास्ट टर्म a9, इसका मान कितना हो जाएगा 177। हमने उसको नोट कर लिया। अब क्या होता है, उसके बाद क्या करते हैं, विषम कोटियों की लंबाई का योग। अब देखा जाए तो पहला और अंतिम छोड़ दिया जाए, इसमें y3 है, y5 है, y7 है। ये क्या है, हमारी विषम कोटियाँ हैं। हमने लिख दिया a3 a5 और a7, क्योंकि वहाँ पे y के रूप में पहले लेते थे, हम पहले लिख चुके हैं y1 बराबर a1 y2 बराबर a2। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा a3 प्लस a5 प्लस a7। तो a3 की जगह 129, आप अपने समझने के लिए y3 मान के चलिए, और a5 मतलब 131 अपने समझने के लिए y5 मानिए। a7 मतलब बराबर कितना, जो y7 है उसको हम यहाँ पे क्या माने a7, क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल के रूप में दिया हुआ है। तो हमारा विषम कोट की लंबाई का योग आ गया
402। उसी तरह से समकोण की लंबाई के योग पहला और अंतिम छोड़ दिया जाए तो A2 वाला पद कितना है 123, A4 वाला पद कितना है 131, A6 वाला कितना है 135 और A8 वाला कितना है 156। इसके पहले जो सवालें होती थी हम क्या लेते थे Y2 Y4 Y6 वाले रूप लेते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लंबाई मीटर के रूप में दी रहती थी, लेकिन यहाँ पे A2 A4 A6 और A8 के रूप में एक रूप में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो दिया है क्षेत्रफल के रूप में दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो विषम कोट की लंबाई का योग आया 408 वो का मान 402 और समकोट की लंबाई का योग ई आया 545। ठीक, अब हमें मिल गया H का मान, F का मान, L का मान, विषम कोट की लंबाई के योग का मान और समकोट की लंबाई के योग का मान। अब हमें निकालना क्या था? आयतन। तो आयतन कैसे डिनोट करते हैं? V से। तो V बराबर कितना हो जाएगा? यह छपांतरी सूत्र वही है, क्षेत्रफल में दिया था तो हम आयतन निकाल रहे हैं, मीटर में दिया था तो हम क्षेत्रफल निकालते थे। तो क्षेत्रफल के लिए निकालते थे तो A बराबर लिखते थे, अब आयतन निकाल रहे हैं तो V बराबर। बाकी सारी चीज़ें वही है, छपांतरी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू विषमकोटि संख्या प्लस 4 इंटू समकोटि संख्या। सारा मान हम पहले निकाल चुके हैं, इस सारे मान को हम उठा के इसमें रख दे रहे हैं। पहला 120 था, अंतिम 177 था, प्लस 2 गुणे 402 आया था हमारा विषम कोट का योग, धन 4 गुणे 545 आया समकोट का योग। हमने 120 से 70 जोड़ा 297 आया, 2 गुणे 402 किया तो 804 आया और 4 गुणे 545 किया तो 2180 आया। इन सारे ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को अगर जोड़ा तो 3281 आया। 20/3 पहले से चला आ रहा है। और अब हमने इसको जब सॉल्व किया तो आयतन भी का मान आया 21,872.3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे घन इकाई, क्योंकि आयतन हमेशा घन में ही होता है, घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन डेसीमीटर। तो यहाँ पे घन इकाई, जबकि इसके पहले जब क्षेत्रफल A निकालते थे तो क्या होता था? वर्ग में होता था, वर्ग इकाई मतलब वर्ग इकाई मतलब वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डेसीमीटर। लेकिन आयतन हमेशा घन के रूप में होता है, इसलिए घन इकाई। अगर मीटर में होता तो घन मीटर, सेंटीमीटर होता तो घन सेंटीमीटर, डेसीमीटर होता तो घन डेसीमीटर में होता है। रिमार्क के रूप में हमने एक बार लिख भी दिया है कि यहाँ कोटियाँ क्षेत्रफल के रूप में दिया गया है, इसलिए आयतन पूछा गया था। ठीक, अगर यही कोटियाँ मीटर में दिया गया होता तो हम क्या पूछा जाता? क्षेत्रफल पूछा जाता। चलिए नोट के रूप में एक चीज़ देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे जो बनने वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसको आराम से समझ लीजिए कि यदि किसी प्रश्न में किसी कण की दूरी यस हो, समय टी हो और वेग भी हो, लेकिन सिर्फ दूरी व वेग भी दिया हो, दूरी यस दिया हो और वेग भी दिया हो, और समय टी का मान निकालना हो, तब हम क्या करेंगे? तो हम जानते हैं कि वेग को, चूँकि डिफ्रेंसिएशन आप पढ़ के आए हैं, उसमें हम देखा होगा कि वेग भी बराबर ds/dt। दूरी को अगर t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया गया हो तो v का मान ds/dt होता है। या इसको थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं, dt बराबर ds/v। दोनों तरफ का समाकलन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ds/v। आप मत परेशान होइए, dt का इंटीग्रेशन जो करेंगे तो t हो जाएगा। ठीक, और ये ज्यों त्यों रहेगा, बराबर के दाहिने साइड वाली ज्यों त्यों रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v ds, चाहे ds/v लिखिए चाहे 1/v ds लिखिए। अब चूँकि हमें आयतन, चूँकि हमें समय निकालना तो कोई अंतराल होगा, तो t बराबर हो जाएगा a से a इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 1 to a to b। a से लोअर लिमिट इसकी a है, अपर लिमिट इसकी b है। अरे वहीं ये भी जो x का मान दिया रहता है, पहली उसकी पहला अंतराल ए रहता है, दूसरा और अंतिम अंतराल क्या रहता है? बी रहता है। उसी वही चीज़ें हैं, वो अब लिमिट के रूप में है। तो इस रूप में हमारा टी बराबर निकाल लेंगे ए इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 1 a to b 1/v ds। तो पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर भी दिया हुआ है तो टी निकालना होगा, तो उसको 1/v के रूप में कर लेंगे, तब हम निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उससे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। किसी बिंदु O से यस दूरी पर एक कण के वेग, ध्यान दीजिए, किसी बिंदु O से यस दूरी, यहाँ पे यस दूरी दी गई है, एक कण का वेग भी दिया हुआ है, निम्न सारणी दिया हुआ है,
और कह रहा 60 मीटर चलने में लगा समय निकालो, समय मतलब टी निकालना है। इसके लिए हमने कौन सा सूत्र दिया है आपको, ये दिया है टी बराबर ए टू वी 1/v ds। चलिए, और ये जो टेबल दिया है यस मीटर से मीटर में दिया हुआ है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और भी आपका दिया है मीटर प्रति सेकेंड में, 47, 58, 64, 65, 61, 52 और 38। ठीक, ये सारी चीज़ें दी हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक बार फिर से देखिए, चूँकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात यह है कि दूरी मीटर में है, वेग मीटर पर सेकेंड में दिया है, जबकि समय टी पूछा जा रहा है। अभी हमने पहले ही देखा कि समय टी अगर पूछा जा रहा है तो उसके लिए ए टू बी 1/v ds सूत्र है। तो यहाँ साड़ी इस प्रकार बनेगी कि अब हमें जो साड़ी बनानी पड़ेगी, चूँकि समय पूछ रहा है और दूरी दिया भी दिया है, तो हमें साड़ी बनानी पड़ेगी। चूँकि टी के रूप में पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो हमें जो साड़ी बनानी पड़ेगी यस और टी वाली साड़ी। हमारे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सी साड़ी यूज होगी, किसका मान यूज होगा, यस वाला और टी वाला। तो यस वाला जो दिया था 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए धीरे जो है पहले, ए का मान यहाँ 0 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। आप देख रहे हैं